अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक और अच्छा टॉपिक लेके आया है यूके वीज़ा जर्नी के अंदर। अगर आप लोग भी यूके वीज़ा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये तो हर कोई बता देता है कि भाई किस तरह से आप लोगों ने अपना सक्सेस रेट बढ़ाना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता आपको कि किस तरह से आपने अपना रिजेक्शन रेट कम करना है। क्योंकि देखिए दोनों चीज़ों को ना बैलेंस लेके चलना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो तो हर कोई बता रहा होता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी बहुत सारी एग्ज़िस्ट करती हैं जो कि रिजेक्शन की सूरत में आपको फिर मिल जाती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसकी वजह से बहुत सारे यूके विज़िट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो होपफुली आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि अप्रूवल की तरफ जाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा यार, अभी भी हमारा नॉट सब्सक्राइब का वॉच आवर ज़्यादा आ रहा होता है, सब्सक्राइब का कम आ रहा होता है। तो दोस्तों शिकायत है आप लोगों से, वीडियो को देखते हो, लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो अभी लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मेरा चैनल आप लोगों को इसी तरह के मजेदार टॉपिक्स दिखा रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो क्लाइंट हमें कांटेक्ट करते हैं वो तब कांटेक्ट कर रहे होते हैं जब उनका वीजा पहले से रिजेक्ट हो जाता है। अब जब उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों, तो फिर ऑब्वियसली हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब वीजा रिजेक्ट हो गया है, अब जो होना था वो तो हो गया। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई उनका वीजा रिजेक्ट हो गया, तो मैंने उनसे बात की। फ्री विजिट वीजा कंसल्टेंसी मैं कर रहा होता हूँ, तो रोजाना मेरी 5-6 लोगों से बात हो रही होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई अपना केस मुझसे अप्लाई करने से पहले डिस्कस कर ले, तो भाई नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट कर लो एक दफा, बजाय इससे कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। तो खैर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा भाई कि क्यों आपका वीजा रिजेक्ट हुआ। तो उनके वीजा रिजेक्शन के अंदर जो एक मेन पॉइंट था वो ये था, हालांकि उनकी जो इनकम थी वो टोटली डिक्लेयर थी एफबीआर के अंदर, इनकम स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी थी, उनका क्लोजिंग बैलेंस कोई 35 लाख रुपए का था, और उन्होंने 10 दिन का टूर जो है वो करना था। उसके अलावा जो है वो उनके पास स्पॉन्सर भी था यूके से, जो कि वो उनके सगे कजन थे, वहां पे रह रहे थे, और वो उनको इन्वाइट कर रहे थे अपने पास, और उन्होंने अपनी आइटनरी वगैरह हर चीज जो है वो अच्छी बना के दी थी। अब उनका रिजेक्शन इसलिए आ गया दोस्तों कि उसके ऊपर एक एलिगेशन आ गया कि भाई आपके अकाउंट के अंदर, तो आप तो सैलरी होल्डर है, मेरे ख्याल से 2.25 लाख रुपए के करीब जो है ना वो उनकी सैलरी थी। तो 2.25 लाख रुपए के करीब आपकी सैलरी आती है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो की हुई है वो भी डिक्लेयर की हुई है, आपकी जो एसेट है इनहेरिटेंस की वो भी डिक्लेयर की हुई है। लेकिन मुझे ये बताएं कि भाई आपका एक महीने के अंदर उनके अकाउंट के अंदर ना बहुत बड़ी रकम जो है ना वो रिसीव हुई। अच्छा, अब वो रकम जो रिसीव हुई वो उसका कोई वो जवाब ही नहीं दे सके, और वो रकम थी तकरीबन उनकी 15 लाख रुपए के करीब। ठीक है, 15 लाख रुपए के करीब की रकम उनके पास जो वो रिसीव हुई, तो अब वो कहाँ से उसका वो देंगे भाई, कैसे रिसीव हुई। और दोस्तों वो रकम जो थी ना वो आप यकीन नहीं करेंगे किस चीज की थी। वो उन्होंने डाली हुई थी, उन्होंने और उनकी बेगम ने मिलके जो है ना वो 1 लाख रुपए की 15 महीने की बीसी डाली हुई थी। तो 50-50 हजार रुपए जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलाते थे और वो बीसी भरते रहते थे अपनी। अब जो पैसा आउट हो रहा है वो तो अकाउंट ट्रांसफर ही हो रहा है, तो वो तो चलो समझ में आ रहा है, जस्टिफाइड भी है। लेकिन अब जो पैसा इन हो गया अचानक इतना बड़ा, उसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे, क्योंकि वो तो आपकी एक तरह से इनकम ही हो गई। इनकम क्या हो गई, बल्कि आपकी सेविंग है वो एक तरह से, लेकिन जो है वो एक अलग से फॉर्म में। तो अब जब ये वाला सिनेरियो हो गया तो वो तो परेशान हो गए कि यार ये तो मैं कैसे जस्टिफाई करूं। तो दोस्तों आपको ना अपने अकाउंट के अंदर जो है ना वो हमेशा एक ऐसी चीज लेके चलनी है जिसके अंदर आप जो है वो चीजों को जस्टिफाई आसानी से कर सकें। अब क्योंकि वो अकाउंट ट्रांसफर ही हुआ था, पैसा कैश डिपॉजिट भी नहीं हुआ था। अच्छा, अब मसले ये होते हैं यहाँ पे, अगर ये कैश डिपॉजिट हुआ होता तब तो और भी ज्यादा पंगा था। अब बीसी और ये सारी चीजें जो है ना ये समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है ना जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सको, अब आप बीसी के क्या सबूत सार अटैच करोगे भाई। जाहिर सी बात है, एक प्राइवेटली बीसी डली हुई है, 4 लोगों ने जैसे कमेटी डलती है, या 15 लोगों ने डाल ली होगी अपने ऑफिस के अंदर मिलकर, उन्होंने बोला भाई पहला नंबर तेरा, दूसरा नंबर तेरा, इस तरह से करके। लेकिन अब आप उसका कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट मुझे बताओ जो साथ लगाओगे जिससे आप ये साबित कर दो कि भाई ये बीसी जो है ना ये मेरा ही पैसा था जो मुझे मिला है। तो हमेशा इस तरह की कोई भी चीज जो है ना वो आप ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई अपने किसी दोस्त को पैसे उधार दिए, 2 लाख 3 लाख जो भी उन्होंने पैसे ना उधार दे दिए। अब कुछ अरसे के बाद उस दोस्त ने क्या किया कि भाई 1 लाख रुपए आपको वापस कर दिए, फिर कुछ अरसे के बाद 2 लाख रुपए वापस कर दिए, फिर 1 लाख रुपए, ऐसा करा के उसने पूरे पैसे वापस कर दिए। अब ये पैसा भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास तो एक तनख्वाह आती है महीने के एंड पे, उस तनख्वाह के अलावा जो पैसा आ रहा है जो एफबीआर में भी डिक्लेयर नहीं है और जो आप बता भी नहीं रहे, जो सोर्स से साबित नहीं हो रहा। देखिए हमेशा आपके याद रखें, अगर आप जॉब करते हैं ना और आपने ये बता दिया मेरी 3 लाख रुपए तनख्वाह है मिसाल है, और उस 3 लाख के एविडेंस में आपने अपनी सैलरी स्लिप लगा दी। अब इनकम स्टेटमेंट से भी ये दिख रहा है साफ साफ कि हर महीने आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए इन हो जाते हैं, और
आप जो है अपना खर्चा कर रहे होते हैं। तो अब वो जो पैसा जो आपने अपने दोस्त को उधार दिया था, वो जो वापस आ रहा है, वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इतने आराम से दोस्तों। तो इसीलिए आप जो है ना, मैं हमेशा अपने अपने जो देखने वाले होते हैं उनको ये कहता हूँ कि इस तरह की जो भी ट्रांज़ैक्शंस होती है ना, उससे आप अवॉइड करें। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है ना, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जो वीज़ाज़ अप्लाई करते रहते हैं, तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कि जो आपका अकाउंट है जिसके अंदर आपने अपनी सेविंग वगैरह रखी हुई है, जो आपका सैलरी अकाउंट है, जिससे आपने वीज़ा अप्लाई करना है, उसको हमेशा पाक रखें इस तमाम चीज़ों से जो आप जस्टिफाई नहीं कर सकें। अब जो पैसा आपने दोस्त को दिया था 4 लाख 5 लाख, वो जब वापस करेगा ना, इस पैसे का भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप क्या सबूत देंगे? व्हाट्सएप की चैट का स्क्रीनशॉट देंगे क्या? क्या देंगे आप ऐसा? वॉइस नोट लगाएँगे अपने दोस्तों की, जानी मैंने तेरे पैसे वापस कर लिए, अकाउंट चेक कर ले। तो देखें, जो चीज़ जस्टिफाई करना मुश्किल होती है ना, उस चीज़ से हमेशा आप ना अवॉइड करें। जितना अवॉइड करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तीसरी एक और चीज़ दोस्तों जो मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ कि भाई ये ना करो, और वो है आपका कैश डिपॉज़िट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे यही साहब जो हैं, अगर उनको पैसा दिया होता उधार, उन्होंने आपके अकाउंट के अंदर कैश डिपॉज़िट करा दिया होता, तो इस पैसे को भी आप जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। बहुत सारे एजेंट आपको ये बोलते हैं कि भाई आप जो है ना वो एक सोने की रसीद बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अगर तो देखें वो एक रियल चीज़ है कि आपने वाक़ई उससे सोना खरीदा है, वो एक प्रॉपर चीज़ है, तब तो आप वो करें। अदरवाइज़ आप जो कच्ची पर्ची लगा रहे होते हैं, तो वो जो जैसे सुनार के पास से जाके बनवा लिया और ये कर लिया, वो कर लिया, तो जो कच्चा बिल होता है, उस कच्चे बिल की ना वैल्यू नहीं होती है कभी भी। एज़ कम्पेयर्ड टू एक कंप्यूटराइज़्ड बिल है, जो कि एक नादरा से एफबीआर से भी जो डिक्लेयर है, बहुत सारे जो अभी आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में भी लोग हैं जो कि एफबीआर से डिक्लेयर्ड हैं और सिंक्रोनाइज़ किए हुए हैं उन्होंने अपने पीओएस सिस्टम, जो कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता नहीं है। ज़ाहिर सी बात है भाई, कोई बंदा जिसने वो सेल की ही नहीं है, तो वो क्यों आपको पॉइंट ऑफ सेल की पर्ची देगा? वो बोलेगा भाई इसका तो मुझे टैक्स भरना पड़ जाएगा, या तो फिर तुम इसका टैक्स भरो मुझे, तब मैं तुम्हें दूँगा ये। तो ये बहुत सारे ऐसे चक्कर हैं जिनसे आपको बचना है। अगर आपने अभी भी डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे वीज़ा अप्लाई करना है, तो आगे 6 महीने, 8 महीने आपके लिए बड़े क्रूशियल हैं। आपको एक-एक कदम फूँक-फूँक के रखना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो आपके कलेक्ट होते रहेंगे। देखिए, यूके में हमेशा बोलता हूँ, एक ऐसा कंट्री है जो आपको ट्रैवल हिस्ट्री ना होने पर भी वीज़ा दे देता है, अगर तो आपके डॉक्यूमेंट सारे ना प्रॉपर हैं। इनकम स्टेटमेंट, आपकी बैंक आपकी जो है वो एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स, आपके जो है वो एफआरसी, होम टाइज़, अगर ये प्रॉपर हैं, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता वीज़ा देने से। तो दोस्तों, आई होप सो मेरी ये जो वीडियो है आप लोगों को हेल्प आउट करेगी आगे वीज़ा जर्नी के अंदर। वीडियो के बीच में जैसे मैं बता चुका हूँ कि मैं रोज़ाना फ्री विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी दे रहा होता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोग मुझसे वीज़ा कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूँगा कि किस तरह से आप लोग जो है वो अपना रिजेक्शन रेट कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।